Hello and welcome to Excel Shore Academy. Myself Humaira Battiwala. I am back with part 3 on quick revision of cell the unit of life through previous year questions. In this part we will be discussing the structure of plasma membrane and we will be solving certain questions based on this particular topic. I know you guys have been waiting so eagerly for the third part. So without any further delay, let's get started. Since we have already completed our discussion on prokaryotic cells in the earlier lectures, हम लोग इस particular lecture में eukaryotic cell की discussion के साथ start करने वाले हैं. देखो eukaryotic cells अगर हम बोलते हैं तो कौन से वो cells है, वो कौन से organisms हैं जो basically eukaryotic cell का example बन सकते हैं. तो उसकी NCERT की एक बहुत अच्छी line यहाँ पर है कि eukaryotes में सारे प्रोटिस्ट आ जाते हैं, सारे प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई इंक्लूडेड होते हैं. सो इफ समवन इज आस्किंग कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जो यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं या यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल पूछा है, तो आप किसी प्रोटिस्ट का नाम ले सकते हो, प्लांट्स का, एनिमल का और फंगाई का. सो दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक सिंगल लाइन से ही एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हम आगे सॉल्व करेंगे. बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स में प्रोटिस्ट आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन फंगाई. लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड, उनको लगता है कि फंगाई प्रोकैरियोट्स होते हैं, बट जस्ट रिमेंबर दिस कि फंगाई फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोटिक सेल. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल देखोगे तो वहां पर आपको एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखेगी. अब इसका मतलब क्या होता है, लेट्स कंसिडर दिस पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल. सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पर एक सेपरेट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, सेपरेट मेम्ब्रेन बाउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ और रफ दोनों भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है विच इज़ अगेन मेम्ब्रेन बाउंड, लाइसोसोम इज देयर. सो बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमें एक यूकैरियोटिक सेल में दिखाई देते हैं, इनकी वजह से ऐसा एक पिक्चर क्रिएट होता है कि ये एक छोटे से सेल के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं. सो दैट इज वाई इन यूकैरियोटिक सेल को बोला जाता है कि इनके पास एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है. ओके, विद इन वन सिंगल सेल आपको बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे विच आर नथिंग बट योर सेल ऑर्गेनल्स. The next point which is very important regarding a eukaryotic cell is that कि eukaryotic cell के पास भी कुछ locomotory structures होते हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में भी फ्लैजेला होता है, लेकिन ये जो फ्लैजेला होता है इसका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला से बहुत डिफर करता है और साथ ही साथ इसका जो मूवमेंट है उसमें भी बहुत डिफरेंसेस हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट यूकैरियोटिक सेल में आपको साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं. तो साइटोस्केलेटल मतलब क्या, बेसिकली कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सेल का अंदर से स्केलेटन जैसा कुछ बना रहे हैं, अंदर से एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं. सो ये जो साइटोस्केलेटन वाला पार्ट है ये सिर्फ आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने मिलता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं देखने को मिलता है. So this was like a general few points regarding क्या क्या यूकैरियोटिक सेल्स में हमें देखने मिलता है और कौन से सेल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में या उनका एग्जाम्पल बन सकते हैं. Now let's move on to the next part. So let's start with this question which was asked in the year 2011. The question goes as which of the following organism is not an example of eukaryotic cell? So आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है. यहाँ पर जो फोकस है वो नॉट के ऊपर है. सो हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे ऑप्शन डी से. पैरामीशियम कोडाटम. पैरामीशियम कोडाटम जो है ये एक प्रोटिस्ट है और प्रोटिस्ट जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. सो ऑब्वियसली हमारा ये ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है. देन अमीबा प्रोटियस. अमीबा प्रोटियस भी प्रोटिस्ट ही है, सो अगेन वी विल हैव टू कैंसिल दिस आउट. Then Euglena viridis is also a protist, so again this will be cancelled out and the option that is left over here is Escherichia coli. एस्केरिचिया कोलाई जो है ये बेसिकली एक प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स में ये आता है. सो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. सो अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो ये है कि क्या सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल होते हैं. यानी अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल की बात कर ले, एनिमल्स की बात कर ले, एनिमल सेल्स की बात करें, तो क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों भी आइडेंटिकल होंगे या फिर एनिमल सेल और फंगल सेल ये भी आइडेंटिकल होगा, या फिर फंगल सेल और प्रोटिस्ट का जो सेल होता है क्या ये आइडेंटिकल होगा.
सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट नो, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, उनमें भी कुछ डिफरेंसेस होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन द प्लांट सेल और एनिमल सेल. तो अगर हम एक जगह पे एक प्लांट सेल कंसिडर करते हैं और एक एनिमल सेल कंसिडर करते हैं, तो इनके बीच में हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. लेट अस स्टार्ट विद दैट पार्ट. So let's discuss the differences between the plant cell and an animal cell. So अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं और एनिमल सेल की बात करते हैं तो क्या डिफरेंसेस हमें इनके बीच में दिखाई देंगे. सबसे पहला डिफरेंस जो हम यहाँ पर देख सकते हैं वो ये है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होता है. उनके पास बाहर की साइड पे सिर्फ एक ही कवरिंग, एक ही बाउंड्री प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लांट सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्वियसली होती है, लेकिन उसके बाहर भी एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होती. So plant cells they do contain a cell wall, लेकिन animal cells will not have a cell wall, they lack cell wall. ओके. द नेक्स्ट डिफरेंस जो कि बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर वो ये कि प्लांट सेल में आप देख सकते हो कि बीचों बीच एक बड़ा सा वैक्यूल दिखाई दे रहा है जिसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं. सो दिस सेंट्रल वैक्यूल इज सीन ओनली इन केस ऑफ प्लांट सेल, लेकिन आपको एनिमल सेल में ऐसा कोई वैक्यूल नज़र नहीं आएगा. थर्ड डिफरेंस यहाँ पर जो है वो बहुत ऑब्वियस है कि प्लांट सेल में आपको प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा. ये बहुत बेसिक डिफरेंस है. फाइनली इन केस ऑफ एनिमल सेल आपको सेंट्रियोल दिखाई देगा, जो कि ऐसा जो ऑर्गेनल है सेंट्रियोल प्लांट सेल में हमें नहीं दिखाई देता, सिर्फ एनिमल सेल्स में ही दिखाई देता है. सो एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होगा लेकिन प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं होंगे. बाकी की चीज़ें जो है जैसे न्यूक्लियस है या फिर न्यूक्लियर एनवेलप है, ईआर है, ये सब ऑब्वियसली कॉमन रहेंगी. माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, सो वो सारी चीज़ें तो कॉमन रहेंगी. लेकिन जो डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस है, वो यहाँ पर हम समराइज कर लेते हैं. बेसिक डिफरेंसेस ये होंगे कि प्लांट सेल के पास क्या क्या चीज़ें होंगी. उनके पास सेल वॉल होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा और प्लास्टिड्स होंगे जो कि आपको एनिमल सेल्स में नहीं दिखाई देंगे. और एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल होंगे जो कि हमें प्लांट सेल में नहीं दिखाई देंगे. और ये जो पॉइंट्स है, ये 4 डिफरेंसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के पूछा जाता है, कंपैरिजन किया जाता है प्लांट और एनिमल सेल का. सो मेक श्योर कि आपको ये 4 पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाए. ऐसा जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो नीट 2016 में जो पूछा गया था, तो ये 4-5 लाइनों के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन. तो अगर आपने थरली एनसीईआरटी पढ़ी है तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं. द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मिसमैच. सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि आपको मिसमैच सिलेक्ट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ग्रीन बैक्टीरिया. हाँ, ये हमने देखा था. ये तो बराबर प्रॉपर मैच है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स इन केस ऑफ एनिमल सेल्स. नहीं, एनिमल सेल्स में कहीं पे भी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होते हैं, तो ये मिसमैच है. ऑप्शन सी इज प्रोटिस्ट fall under the category of eukaryotes, protist eukaryotes. So yes, that is also a proper match. तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है. फिर बचता है मिथेनोजेंस, जो है वो प्रोकैरियोट्स जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस. तो क्या वो प्रोकैरियोट्स हैं? तो ये भी प्रॉपर मैच है. सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट ओवर हियर इज ऑप्शन बी. तो यही है जो कि मिसमैच है. So let us discuss the first structure seen in a eukaryotic cell, which is plasma membrane. Now plasma membrane के structure के बारे में जितनी भी information हमारे पास है वो basically RBCs के ऊपर study करके हमने deduce किया है. So RBCs की studies जो है they have played a very important role in determining the structure of plasma membrane. So plasma membrane का structure कुछ इस तरीके से दिखता है कि plasma membrane जो है वो primarily जो है वो lipids की बनी हुई है. सो दे आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, और लिपिड के बेसिकली 2 लेयर है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज बेसिकली अ बाई लेयर ऑफ लिपिड्स. अगर लिपिड्स की बात भी की जाए तो लिपिड्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा टाइप का लिपिड प्रेजेंट है? सो इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मेन लिपिड कंपोनेंट है वो है हमारा फॉस्फोग्लिसराइड.
Okay, so phosphoglyceride is the main lipid component in the plasma membrane. अब ये कैसा दिखता है? तो यहाँ पर एज द नेम सजेस्ट फॉस्फो है, तो यहाँ पर आपको एक फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फेट हेड. ओके, और ये जो है फॉस्फेट हेड ऑब्वियसली ये चार्ज्ड है, सो ये इन नेचर ये कैसा होगा, ये हाइड्रोफिलिक होगा, राइट. सो दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट. देन यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल. और यहाँ पर जो दो आपको फैटी ये जो चेन्स दिखाई दे रही है, दीज आर द 2 फैटी एसिड चेन्स. सो ये फॉस्फोग्लिसराइड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पर एक फॉस्फेट हेड होता है. बेसिकली ग्लिसरॉल में एक कार्बन पे यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, और यहाँ पे जो बाकी के जो 2 कार्बन बचे हैं वहाँ पे 2 फैटी एसिड चेन्स अटैच होंगी. तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये रफली कुछ बेसिकली ऐसा दिखेगा. यहाँ पर फॉस्फेट हेड होगा और ये 2 फैटी एसिड चेन्स दिखाई देंगी. नाउ लेट अस सी कि ये अरेंज किस तरीके से किया गया है. ये जब लेयर बनता है तो ये कैसा दिखता है. सो इसकी जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसी है कि जो हमारा अगर हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं ये फॉस्फोग्लिसराइड जो है, सो जितने भी फॉस्फोग्लिसराइड्स यहाँ पर आप देख रहे हो इस लेयर में या फिर ये वाले लेयर में, सबका जो फॉस्फेट हेड है, ये जो फॉस्फेट हेड दिखाई दे रहा है, ये दिस इज फेसिंग आउटसाइड, बाहर की साइड ये फेस कर रहा है. क्योंकि अभी हमने देखा था कि हाइड्रोफिलिक होता है. सो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो आउटसाइड फेस करेगा. हाइड्रोफिलिक हेड है तो दिस विल बी फेसिंग आउटसाइड, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी. और जो टेल्स हैं ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक है नेचर में, तो दिस विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द इनर साइड. तो इस तरीके से ये लेयर की अरेंजमेंट है. ये एक लेयर हुआ, ये दूसरा लेयर हुआ. अरेंजमेंट कैसी है, दोनों में फॉस्फेट ग्रुप्स जो है, फॉस्फोग्लिसराइड का जो ये फॉस्फेट हेड है ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है, और जो टेल्स हैं वो अंदर की तरफ फेस कर रही हैं. नाउ जैसे जैसे और स्टडीज़ हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ये भी पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें सिर्फ लिपिड्स नहीं होते, लिपिड्स के साथ साथ उनमें प्रोटीन्स भी होते हैं. तो प्लाज्मा प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है. लिपिड उसका मेन कंपोनेंट है, जैसे कि जो फॉस्फोग्लिसराइड है दिस इज द मेन लिपिड कंपोनेंट, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है. और अगर हम इनके एग्जैक्ट रेशियो की बात करें कि कितना परसेंटेज वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन केस ऑफ ह्यूमन आरबीसीज 52% जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है और 40% जो है वो लिपिड की क्वांटिटी है, और जो ऑब्वियसली जो बच गया वो पार्ट कार्बोहाइड्रेट का है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो लाइन आप देख रहे हो रेड वाली जो पार्ट में हमने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फ्रेम किए गए हैं. सो जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट कि 52% जो है वो प्रोटीन का है और 40% जो है वो लिपिड है. अच्छा, मैंने एक आपको ये बात बताई थी कि जो मेन लिपिड कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो तो फॉस्फोग्लिसराइड है, लेकिन एक और लिपिड यहाँ पर मिलता है, वो है हमारा कोलेस्ट्रॉल. ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोग्लिसराइड जो है वो मेन लिपिड कंपोनेंट है, लेकिन साथ ही साथ कुछ कुछ जगहों पर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है. सो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का अगर ये बाइलेयर ड्रॉ कर रही हूँ, ओके, सो कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ पर कहीं कहीं बीच में प्रेजेंट होगा. सो कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट. Now, in order to explain the structure of plasma membrane, different models were put forward, but the most widely accepted one is the fluid mosaic model that was proposed by Singer and Nicholson. So let us start with this कि ये जो fluid mosaic model है exactly इसको fluid mosaic क्यों बोला जाता है, and you have to remember this name also because ये भी कभी कभार क्वेश्चंस में पूछा जाता है. सो फ्लूइड मोज़ाइक क्यों बोला जाता है, वो इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो ये जो वर्ड मोज़ाइक है इसका क्या मीनिंग है. मोज़ाइक मीन्स बेसिकली, मोज़ाइक जो आर्ट वर्क होता है वो कैसा होता है कि वहाँ पर छोटे छोटे पीसेस ज्वाइन करके एक आर्ट वर्क बनाया जाता है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ पीसेस को ज्वाइन करके, छोटे छोटे अलग अलग पीसेस को ज्वाइन करके एक आर्ट वर्क बनाया गया है. सो वैसे ही अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखते हैं तो उसका लुक भी कुछ वैसे ही आता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहीं पे फॉस्फोलिपिड्स है, जैसे कि ये और फिर बीच बीच में कहीं पे प्रोटीन्स हैं, एंड देन इवन कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट.
and even at some places cholesterol is present. So this gives a look, ऊपर से ऐसा लुक आता है कि ये मोजाइक पैटर्न जैसा कुछ दिख रहा है, so इसलिए ये मोजाइक वर्ड यूज किया गया है. द नेक्स्ट इज वाई इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड. फ्लूइड जो वर्ड है ये क्यों हमने यूज किया? फ्लूइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, बेसिकली ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये स्टेशनरी नहीं है. जैसे ये एक फॉस्फोलिपिड सिंगल वाला आप कंसिडर करोगे तो ये एक जगह पे रुका नहीं रहेगा, इसकी यही पोजीशन नहीं रहेगी हमेशा. मे बी ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाए या फिर यहाँ से यहाँ मूव करे. सो ये लैटरली जो है इस लेयर में, सिंगल लेयर में यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, साइड टू साइड इट कैन मूव. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स, यहाँ पे जो प्रोटीन्स है ये प्रोटीन्स भी मे बी ये प्रोटीन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये कन्फाइंड रीजन में ही ये मूवमेंट कर सकते हैं. सो फॉस्फोलिपिड्स मूव होते हैं क्योंकि उनका उनका जो नेचर होता है वो कॉसी फ्लूइड नेचर होता है. कॉसी मीन्स व्हाट? कॉसी फ्लूइड मीन्स व्हाट? सेमी फ्लूइड, नॉट एग्जैक्टली फ्लूइड बट सेमी फ्लूइड जैसा नेचर होता है. तो क्योंकि ये लिपिड्स मूव करते हैं तो इसके साथ साथ क्या होता है, जो प्रोटीन्स है वो भी लैटरली मूव करते हैं. ओके, लैटरली मीन्स व्हाट? फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये मूव कर सकते हैं. जो पूरा ओवरऑल जो बाइलेयर है उसमें ये मूवमेंट पॉसिबल है. So that is why it is said to be fluid mosaic model. अच्छा, अब हम लोग एक और पिक्चर देखेंगे, एक और पिक देखेंगे जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या अरेंजमेंट है प्रोटीन्स का, लिपिड्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का. सो लेट अस टेक अ लुक एट दैट. नाउ बिफोर we start with this, let me rub off this part. Okay. सो अगर हम लिपिड्स की बात करते हैं तो लिपिड्स का अरेंजमेंट तो वैसे ही है, बहुत सिंपल है कि लिपिड्स जो है, फॉस्फोलिपिड्स जो है वो बाई लेयर में अरेंज्ड है. सो इस तरीके से अरेंजमेंट था. फॉस्फेट हेड जो होगा सबका बाहर की साइड फेस करेगा दोनों लेयर में, और जो लिपिड की टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो अंदर की साइड फेस करेंगे. तो ये तो अरेंजमेंट हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड का. प्रोटीन्स अगर आप देखोगे तो बीच बीच में कहीं कहीं पे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो मे बी दिस यहाँ पर कहीं पे लोकेटेड है, कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है. सो प्रोटीन्स जो है वो कैसे है, इन लिपिड के बीच में कहीं कहीं बीच बीच में प्रेजेंट है. सो इसको कैसा अपीयरेंस आता है कि जैसे कि इन्होंने कैसा डिस्क्राइब किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने, कि ये जो प्रोटीन्स है दे लुक लाइक आइसबर्ग्स. ओके, दे लुक लाइक आइसबर्ग्स in a sea of lipids, in a sea of phospholipids. सो वैसा कुछ इसका अपीयरेंस आता है. और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से अरेंज्ड है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है या तो वो प्रोटीन के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इस प्रोटीन को जुड़ा हुआ है. दिस वन इज अटैच टू दिस प्रोटीन. तो जब अगर ये प्रोटीन से जुड़े हुए होंगे तो हम उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे. या फिर कुछ केसेस में हो सकता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है ये लिपिड्स को अटैच्ड है, तो फिर उस केस में उसको ग्लाइकोलिपिड कहा जाएगा. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो उनकी अरेंजमेंट कैसी है, या तो वो प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं या फिर वो लिपिड्स से जुड़े हुए होते हैं. प्रोटीन से जुड़ा होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड से जुड़ा होगा तो ग्लाइकोलिपिड. नाउ द क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट कि यहाँ पर जो प्रोटीन्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बेसिकली ये दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पर. ओके, वन इज योर इंटीग्रल प्रोटीन्स. इंटीग्रल प्रोटीन्स या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो होते हैं जो कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे कि ये वाला आप देख रहे हो, ये पूरा आर पार चला गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो इट इज कंप्लीटली एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इवन दिस वन इज ऑल्सो एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो लिपिड बाई लेयर जो है उसमें वो कंप्लीटली एम्बेडेड है. लेकिन अगर हम पेरिफेरल प्रोटीन्स की बात करेंगे, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, तो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है वो सिर्फ लिपिड बाई लेयर जो है उसकी खाली पेरिफेरी पे, बॉर्डर पे कहीं पे अटैच्ड है. जैसे ये वाला भी जो है ये सिर्फ ऊपर से ही कहीं पे अटैच्ड है, ये पूरा कंप्लीटली एम्बेडेड, धसा हुआ नहीं है अंदर. सो इनको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स. अब इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है? प्रोटीन्स जो है यहाँ पर दे आर इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग, दैट इज द फर्स्ट पार्ट. और साथ ही साथ
इनका काम होता है कि ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जैसे कि ये जो आप इंटीग्रल प्रोटीन्स देख रहे हो, दीज दे एक्ट एज ट्रांसपोर्टर्स, या फिर इवन चैनल प्रोटीन्स की तरह ये काम करते हैं। ओके, तो भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ सल्यूट्स जो है वो इनके थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्रॉस करके जा सकते हैं, एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग, दे एक्ट एज रिसेप्टर्स। द नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो यहाँ पर है, चाहे ग्लाइकोप्रोटीन हो चाहे ग्लाइकोलिपिड हो, मेनली मेजॉरिटी इनका जो रोल होता है वो सेल अधेशन के लिए होता है। सेल अधेशन मीन्स व्हाट, दे विल हेल्प इन ज्वाइनिंग द टू सेल्स। तो जो दो सेल्स के जुड़ने के बीच के लिए ये जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स है या ग्लाइकोलिपिड्स है, बेसिकली वो वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। Let us now talk about the function of plasma membrane. So जो basic function है plasma membrane का वो ये है कि it helps in the transport of molecules. तो सेल के अंदर से या तो कुछ सल्यूट्स हैं उनको बाहर भेजना, या फिर बाहर से जो सल्यूट्स हैं उनको अंदर भेजने का काम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सल्यूट को अलाउ नहीं करेगी कि हर कोई भी सल्यूट आर पार चला जाए। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सल्यूट्स को ही वो अलाउ करती है कि या तो वो सेल के अंदर जा सके। सो ओनली सम सिलेक्टेड सल्यूट्स विल बी अलाउड आइदर टू गो इनसाइड द सेल, या फिर सेल के वो बाहर आ सके। सो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। कुछ सिलेक्टेड सल्यूट्स को ही वो अलाउ करती है कि वो या तो सेल के अंदर जा सके या सेल के बाहर आ सके। नाउ अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। ओके, दैट इज वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा है, ऐसी कंडीशन है कि जो सल्यूट्स हैं उनको मूव किया जा रहा है, उनका जो मूवमेंट है वो हो रहा है फ्रॉम अ प्लेस टू ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ प्लेस ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर सल्यूट्स ऐसे मूव कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे फैशन में मूव कर रहे हैं कि जहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो उस प्लेस पर जा रहे हैं जहाँ उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है, सो इसको बेसिकली कहा जाता है मूवमेंट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो बेसिकली यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन से जाते हैं टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जब भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो चीज़ें जो है वो मूव करती है वहाँ से जहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई है टू द प्लेस जहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो इसको कहा जाता है मूवमेंट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। द नेक्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होता है, देर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी as we are moving from high concentration to low concentration। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है उसी के थ्रू जो फोर्स लगेगा वहीं से मूवमेंट हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में नहीं होता है। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये इसका ऑब्वियसली टोटली अपोजिट होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो होगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम तब बोलते हैं जब चीज़ें मूव करती है वहाँ से जहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन लो है टू द प्लेस जहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ओके, सो इस टाइप के मूवमेंट को कहा जाएगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे हो सो ऑब्वियसली देर विल बी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। सो ये जो 3 पॉइंट्स है ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो प्लीज़ रिमेंबर पैसिव ट्रांसपोर्ट में 3 पॉइंट्स है और इवन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी ये 3 पॉइंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट कैसा हो रहा है, हाई टू लो हो रहा है या फिर लो टू हाई हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है या नहीं है, that you have to keep in mind. So now we will discuss passive transport in detail. Passive transport का जो basic rules है वो सेम रहेंगे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा और यहाँ पर कोई भी एनर्जी जो है वो खर्च नहीं होगी। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है जब इन केस ऑफ न्यूट्रल सल्यूट्स की जब बात की जाती है तो न्यूट्रल सल्यूट्स जो होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता वो एज इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होके वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। दैट इज बाय सिंपल डिफ्यूजन, वो सिंपली डिफ्यूज होके आ जाते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सो ये न्यूट्रल सल्यूट्स की बात थी कि ये सिंपल डिफ्यूजन करके ये हाई ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
फॉर एग्जांपल अगर वाटर की भी हम बात करते हैं तो जब वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आता है तो उसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। ओके, लेकिन सारे के सारे सल्यूट्स तो न्यूट्रल नहीं होंगे, कुछ सल्यूट्स ऐसे भी होंगे जिन पे कुछ चार्ज होगा, वो पोलर होंगे, तो उनका फिर कैसे होगा? क्योंकि जो पोलर सल्यूट्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ मे बी प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो इनके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे ही ये हाइड्रोफोबिक टेल्स के पास पहुंचेंगे, ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, ये रेजिस्ट नॉन पोलर है, तो ये इनको रेजिस्ट करेगी, ये मूव नहीं करने देगी यहाँ से। सो इनका जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू हेल्प देम, ऐसे सल्यूट्स की हेल्प करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिनको हम लोग कहते हैं कि दीज आर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, या फिर इनको कैरियर प्रोटीन्स भी कहा जाता है। तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स या फिर कैरियर प्रोटीन्स, तो इनका काम ही बेसिकली ये होता है कि ये जो पोलर सल्यूट्स है उनका जो डिफ्यूजन है उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रहा है उसको कोई आके फैसिलिटेट कर रहा है, सो इसलिए इसका नाम पड़ा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फाइनली वी विल टॉक अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है वो हम जानते हैं कि फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू अ प्लेस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। इस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, और ऑब्वियसली जब आप लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हो, वहाँ पर आपको एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, जो सेलुलर एनर्जी है एटीपी वो यूटिलाइज होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का वो है सोडियम पोटेशियम पंप। तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। सो दिस स्ट्रक्चर दैट यू आर सीइंग, ये है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या है कि ये जो कुछ चार्ज्ड जो सल्यूट्स हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, इनको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम इनटू या फिर आउटसाइड द सेल। क्योंकि ऑब्वियसली ये चार्ज्ड हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे डिफ्यूज़ करके यहाँ से नहीं जा सकते। तो इनको ट्रांसपोर्ट करने में ये जो एटीपी सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये एटीपी यूटिलाइज करता है। तो ये क्या करता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वहाँ पे पोटेशियम की जो क्वांटिटी है वो कम है, पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। ये इसको लो कॉन्सेंट्रेशन से ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ पर साइटोप्लाज्म में जहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और सोडियम को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम साइटोप्लाज्म जहाँ पर इसका सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन लो है, टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जहाँ पर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। दोनों ही जो है, चाहे सोडियम हो या पोटेशियम हो, दोनों ही मूव हो रहे हैं फ्रॉम द प्लेस जहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन लो है टू द प्लेस जहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ये ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एटीपी सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एटीपी हाइड्रोलिसिस करता है, इसकी एनर्जी यूज़ करके वो ये ट्रांसपोर्ट करता है। और एक साइकिल में 3 सोडियम वो बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम जो है वो अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। So let's begin with this question. The question goes as the plasma membrane consists mainly of. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में वो पूछ रहा है। फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाई लेयर, यानी कि प्रोटीन जो बाई लेयर है, जो 2 लेयर्स है वो प्रोटीन का है, एंड बीच बीच में फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड है, फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये तो हो नहीं सकता। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यस दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि जो बाइलेयर होता है वो फॉस्फोलिपिड का होता है और उसमें बीच बीच में प्रोटीन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। सो दिस ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन सी इज प्रोटीन्स एम्बेडेड इन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऐसा कुछ पॉलीमर बना होगा और उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड है। नो, दिस इज रॉन्ग। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, अगेन दैट मेक्स नो सेंस। ये ऑप्शन भी हमारा रूल आउट हो गया। द करेक्ट ऑप्शन over here is option B. Now the next question is, according to the fluid mosaic model, plasma membrane is composed of. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई है वो ये पूछ रहे हैं। फॉस्फोलिपिड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स, नहीं, दिस ऑप्शन इज नॉट वैलिड। फॉस्फोलिपिड्स एंड हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज बेसिकली हम जब सेल वॉल करेंगे तब देखेंगे कि प्लांट सेल की सेल वॉल में होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है।
फॉस्फोलिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स, सिर्फ इंटीग्रल प्रोटीन्स नहीं होते, साथ साथ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज फॉस्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, सो यहाँ पर तीनों भी है, फॉस्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। द फर्स्ट ऑप्शन इज sodium and potassium move across the cell membrane by passive transport. No, sodium and potassium जो ये polar है, so obviously ये passive transport से move नहीं कर सकते, so this statement is wrong, so this option is cancelled out. Option B says that proteins make up to 60 to 70% of all the cell membrane. Proteins की जो क्वांटिटी वो कितनी थी, 50% अराउंड हमने देखी थी, 60 to 70% नहीं है, so this option is gone. The next question is lipids are arranged in a bilayer with polar heads towards the inner part. पोलर हेड जो है वो ऑब्वियसली हमने देखा था कि जो फॉस्फेट जो हेड है वो पोलर है एंड दैट फेस इज आउटसाइड, और जो ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं ये अंदर फेस करती हैं, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. लेट्स सी द ऑप्शन डी. Fluid mosaic model of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. So obviously ये है correct statement. The next question is keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, which one of the following statement is correct? तो आपको यहाँ पे correct statement identify करना है with respect to movement of lipid and proteins from one lipid monolayer to the other. तो ये मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स वन मोनोलेयर टू अदर का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये हमारा एक लेयर है लिपिड बाई लेयर का, दिस इज वन लिपिड बाई लेयर का लेयर, और ये दूसरा वाला है, ओके तो इसके अक्रॉस कैसे मूवमेंट होता है लिपिड का या प्रोटीन का, उसके रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. द फर्स्ट इज वाइल द प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप लिपिड्स कैन नॉट. फ्लिप फ्लॉप करने का क्या मतलब होता है कि इफ आई एम ड्रॉइंग अ प्रोटीन ओवर हियर और समझो यहाँ पे और भी लिपिड्स हैं, सो फ्लिप फ्लॉप करने का मतलब बेसिकली ये पूरा टर्न होके इस लेयर से इस लेयर में आ जाए. तो क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, प्रोटीन्स जो है क्योंकि इतना ज़्यादा चार्ज होते हैं तो वो ये पूरा के पूरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें घूम कर वो पूरे ऐसे फ्लिप फ्लॉप होके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है वहाँ पर वो रेजिस्टेंस फेस करेंगे, और लिपिड्स फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते. नहीं, ये तो गलत है, लिपिड्स फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, वो इस लेयर से इस लेयर में आराम से आ सकते हैं, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. नीदर लिपिड्स नॉर प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप. दोनों ही फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते. नो, दैट इज इनकरेक्ट. लिपिड कर सकता है, प्रोटीन नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गलत है. बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप. नहीं, दोनों भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं है. फाइनली वाइल द लिपिड्स कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन्स कैन नॉट. तो ये ऑप्शन एकदम सही है कि लिपिड्स भी जो है, मूवमेंट कैसी है लिपिड की, भले फ्लूइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेकिन वो लैटरली मूव करता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और बहुत रेयरली वो एक लेयर से दूसरे लेयर पे फ्लिप फ्लॉप करके आते हैं. बट प्रोटीन्स जो होते हैं वो कभी भी इस तरीके का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो शो नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not a constituent of cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन का इनमें से कौन सा है जो कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, नॉट पर आपको फोकस करना है. ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइकोलिपिड्स हमने देखा था, जब जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है लिपिड्स पे अटैच्ड होता है तो ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, वो तो हमें दिखा था, सो ये ऑप्शन गया, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी इज प्रोलीन. प्रोलीन क्या है, बेसिकली ये एक वन सिंगल अमीनो एसिड है, और जहाँ तक हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, आपने कहीं पे भी ये नहीं दिखा था कि एक सिंगल अमीनो एसिड ऐसे प्रेजेंट है. प्रोटीन की हमने बात की थी बट कहीं पर भी अमीनो एसिड की बात नहीं हुई है, सो ये नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए फिट होता है, ऑप्शन बी. और ऑप्शंस देख लेते हैं. फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट है ही सेल मेम्ब्रेन का, मेजर लिपिड कंपोनेंट है, तो ये भी ऑप्शन गया.
Then cholesterol is also a component of cell membrane, तो this option is also not valid. तो यहाँ पर जो है प्रोलीन की बात है कि सिर्फ कहीं पे एक अमीनो एसिड एक प्रोलीन आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, हाँ पूरा प्रोटीन दिखाई देगा बट एक सिंगल प्रोलीन नहीं दिखाई देता है. सो ऑप्शन बी फिर उस हिसाब से हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है. सो फाइनली लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट यूजुअली इतने बड़े क्वेश्चंस देख के आपको डरना नहीं है. लेट्स स्टार्ट विद दिस. According to the widely accepted fluid mosaic model, cell membranes are semi-fluid where lipids and integral proteins can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement is incorrect? ये incorrect पे आपको focus करना है. वैसे लंबी चौड़ी कहानी दी गई है लेकिन है बहुत सिंपल. वो सिर्फ आपको ये बोल रहे हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से जो लिपिड्स है, इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं. एक सिंगल लेयर में जो प्रोटीन है वो यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, लिपिड्स मूव कर सकते हैं. तो उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बाद भी कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं. तो विच वन इज़ द इनकरेक्ट वन आपको ढूंढना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन ए. प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन्स कैन ट्रैवल विद इन द लिपिड बाइलेयर. तो अगर ये मेरा एक सिंगल लिपिड बाइलेयर है, ओके, और यहाँ पे मेरा एक प्रोटीन है, तो ये ऑब्वियसली मूव कर सकता है ना, यहाँ से यहाँ, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, यहाँ से यहाँ. तो ये तो ऑप्शन स्टेटमेंट हमारा सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है. और हमें चाहिए इनकरेक्ट वाला, तो इसको हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा. ऑप्शन सी देख लेते हैं. प्रोटीन्स कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन. ये भी सही है. डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन मतलब कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है वहीं तक वो सीमित होते हैं प्रोटीन्स, उसके आगे वो क्रॉस नहीं करते. मूवमेंट करते हैं एक लेयर में बट ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर एरिया में वो कन्फाइंड होते हैं. तो ये ऑप्शन भी तो सही है. ये स्टेटमेंट एक्चुअली सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है. और हमें इनकरेक्ट चाहिए तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं. अब बचा ऑप्शन डी. मेनी प्रोटीन्स रिमेन कम्प्लीटली एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट. जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है, हमने देखा था कि वो पूरा आर पार हो जाते हैं लिपिड बाइलेयर को, somewhat like this. So this statement is also correct and we are looking for the incorrect one. So let's rule out this one. Now option B. Proteins can also undergo flip-flop movement in the lipid bilayer. नहीं, लिपिड बाई लेयर में वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, और अगर यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो इस लेयर से दूसरे लेयर में फ्लिप फ्लॉप करके आ सकता है क्या? आ सकता है, ऐसा इन्होंने बोला है, जो कि रॉन्ग है. प्रोटीन्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करते हैं. तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट दैट वी आर लुकिंग फॉर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. So that was all about the structure of plasma membrane. Thank you so much for watching the video till the end. And do not forget to like, comment, share and subscribe. We will meet again in the next lecture. So till that time, keep watching the videos and keep learning.